दोस्तों, टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, ध्यान से सुनिए। अभी बहुत सारा घमासान चल रहा है क्योंकि टीआरई को लेकर सरकार टीआरई को लटकाना चाहती है। इसके लिए आज हजारों की संख्या में विद्यार्थी पटना कॉलेज में धरना प्रदर्शन पे हैं और बीपीएससी के घेराव में हैं। लेकिन बहरहाल इस सारी घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन मेन है एग्जाम, क्योंकि एग्जाम का जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है, एग्जाम को देखते हुए आपको अपने तैयारी को बूस्ट करना है। आप 8 मई को जाइए और आंदोलन में अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगले दिन ने 9 मई से आपकी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन आपका स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये मेन एग्जाम ही है। आप एग्जाम को टारगेट लेकर चलिए और अपने एग्जाम के माध्यम से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। आप बिल्कुल आंदोलन में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने अधिकार के लिए मांग कीजिए। नोटिफिकेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम की तैयारी ही करते रह जाएंगे, नोटिफिकेशन नहीं आया तो एक साल, ऐसे सालों बीत जाएंगे। तो मेन है, ठीक है, मेन है कि आप लोगों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी जरूरी है। चलिए, बहरहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ आर्टिकल 36, 37, 38 तक मैंने आपको पढ़ा दिया डीपीएसपी में, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। आज हम आर्टिकल 39 देखने वाले हैं। आखिर हमारे देश में, पता है, देश में जब गरीबी थी और भुखमरी थी, इन सबको देखते हुए देश में गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा की स्थिति बनी हुई थी, लोगों के लिए खाने के संसाधन और खाने के संसाधन, रहने के संसाधन, ये सारी संसाधन मूलभूत संसाधन होता है, इस सारी संसाधन की कमी थी। वैसे ही स्थिति में हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी लागू किया। संविधान में डीपीएसपी डाला क्योंकि डीपीएसपी में लिखा गया है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व तो कहता है कि हमारे सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सरकार की जिम्मेवारी है कि हम कैसे अपने जनता के, अपने लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इसी को देखते हुए आर्टिकल अनुच्छेद 19 क्या कहता, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? कहता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को संविधान में शामिल करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। कि आखिर हमारे देश में जितने भी लोग हैं, अगर मान लीजिए किसी को आजीविका चाहिए, मतलब काम करना है। देखिए, अगर आप लोगों को 2 टाइम की रोटी खाना है, आपको काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए आपको पर्याप्त पर्याप्त काम का मौका भी मिलना चाहिए। अगर काम की मौका ना हो, बेरोजगारी हो, अगर हम रोजगार की तलाश में हो, अगर हम सिर्फ रोजगार के तलाश में ही रहे, और बेरोजगारी इतनी हो जाए कि हमारे पास 100 रुपया भी हम पर डे के हिसाब से इनकम नहीं, मतलब मंथली हम 3,000 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हो। मंथली अगर आप 3,000 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हो तो कैसे बेरोजगारी दूर होगी? ऐसी स्थिति में दूर करने के लिए पर्याप्त एक जीविका होना चाहिए। मतलब स्त्री पुरुष दोनों को जीविका के पर्याप्त संसाधनों का अधिकार होना चाहिए। मुझे रोजगार दो भाई, मैं काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, अपनी आजीविका के लिए काम करूंगा। अगर हम सामुदायिक संसाधनों की सामूहिक हित में समान वितरण, कहने का मतलब है जो हमारे देश में जो पॉइंट 2 है, 39 के जो पॉइंट 2 क्या कहता है? कहता है कि कहने का मतलब है कि हमारे देश में, जैसे इंडिया हो गया, हमारे भारत हो गया, ये भारत हो गया। देखिए, मैप तो ऐसा अच्छा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग हंसना मत, बस मान लेना कि मैं भारत, इंडिया, मैं मान लेना कि इंडिया बता रहा हूँ। देखिए, अब हमारा प्यारा देश भारत हो गया। तो भारत में जितने रिसोर्स हैं, रिसोर्स कहने का मतलब, बहुत बहुत बच्चे नहीं समझ नहीं पा रहे होंगे कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स मतलब जैसे हमारे देश के अंदर खनिज संसाधन, मिनरल्स जितने भी हैं, कोयला है, लोहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, बहुत सारी संसाधन, जैसे हीरा, जैसे सोना, जैसे बहुत सारे ऐसे खनिज हैं, अभ्रक है, कोयला है। इन इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो जो हमारे देश में संसाधन है, उस संसाधनों का समूह में एक एक समान वितरण होना चाहिए। देखिए, अगर मान लो कि अगर यहाँ पे झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। झारखंड झारखंड और छत्तीसगढ़ के पास अगर संसाधन है, तो इन संसाधनों का जो वितरण है वो अन्य गरीब राज्यों में भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो संसाधन है उनका उपयोग करके जो यहाँ से अर्निंग सरकार को टैक्स मिलता है, वो टैक्स के माध्यम से इन गरीब राज्यों को, जैसे बिहार हो गया, इन गरीब राज्यों का विकास करना चाहिए। ये बात कहता है। अगला, धन एकत्रीकरण को रोकना। कहने का मतलब है कि हमारे देश में, जैसे देखिए, आय विषमता के बारे में सुने होंगे। जैसे हमारे देश में अंबानी है, अडानी है, बहुत बड़ा टाटा बिरला, बहुत बड़ा बड़ा लोग हैं। इनके पास हमारे देश के एक फॉरेन डाटा मैं बता रहा हूँ आपको, फॉरेनर डाटा है जो अमेरिका की कंपनी ने जारी किया था। और अमेरिका की एजेंसी का कहना है कि भारत में जितने लोग रहते हैं, भारत की जो कुल वर्थ है, मतलब कुल संपत्ति है, उस संपत्ति में लगभग 50% से ज्यादा संपत्ति मात्र कुल मिलाकर 10% लोगों के पास है। मतलब अगर, सीधा समझो, अगर हमारे देश के पास 100 रुपया है, अगर हमारे देश के पास 100 रुपया है, और आप लोगों को पता है कि हमारे देश के लगभग
लगभग हमारे देश में जो पॉपुलेशन कितना है, लगभग 45 करोड़ की पॉपुलेशन है। कितना है? लगभग 145 करोड़। सॉरी, हमारे देश में पॉपुलेशन कितना है? लगभग 145 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर देश में 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर इसमें 100 रुपया टोटल देश का वर्थ है, तो इसमें से लगभग इसमें से 70 रुपया, लगभग इसमें से 70 रुपया मात्र 10% लोगों के पास है। मात्र 10% लोगों के पास है। आप समझ रहे हो? 10% मतलब कितना है? 145 करोड़ का लगभग आप तुलना करो ना, मतलब अगर बात करूं तो लगभग 14-15 करोड़ लोगों के पास, लगभग 15 करोड़ लोगों के पास 70% की एक्यूरेसी संपत्ति है। तो इसको क्या कहते हैं? असमानता कहते हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं का कहना था कि इस असमानता को दूर करना है। बहुत जरूरी है कि हम इस असमानता को दूर करें और हमारे देश में समानता लाने का प्रयास करें। इस धन की एकत्रितीकरण को रोकने के लिए बात की कि धन संपदा एक जगह ना हो। हमारे देश में जितने भी लोग हैं, मतलब समाजवादी, जो समाजवादी बात है, समाजवादी मतलब समाज को लेकर चलो भाई। एक निजीकरण होता है, एक समाजीकरण होता है। तो निजीकरण पर्सनल हित की, मतलब अपनी निजी संपत्ति की बात करता है, निजी विकास की बात करता है, लेकिन जो समाजीकरण होता है पूरा समाज की बात करता है। करें कि समान कार्य का समान वेतन, मतलब महिला और पुरुष को देखिए। मैं हमारे जो सोसाइटी है, कल्चर है, मैं यहाँ देख रहा हूँ, और आपने भी अपने गांव में, टाउन में, जहां भी आप रहते हो वहां देखे होंगे। आप देखते होंगे कि एक मेल है, वो काम करता है, वो 8 घंटा वर्क करता है। 8 घंटा जो वर्क करता है, तो वो 8 घंटा करने के बाद से, लेबर है कोई, 8 घंटा करने के बाद मान लीजिए उसको 500 रुपये दिहाड़ी मिलता है। एक दिन की मजदूरी 500 मिलता है। लेकिन वही एक महिला, एक फीमेल, वही 8 घंटा वर्क करती है, इसको कितना मिलता है? इसको मिलता है 350 रुपये। आखिर क्यों? दोनों तो समान काम है। आखिर क्यों इन दोनों की जो पे लेवल है, पैसे मिल रहे हैं, दहाड़ी है, मजदूरी है, उसमें क्यों इतना अंतर है? इसी अंतर को कम करने के लिए सरकार ने बात किया। सरकार ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था कि पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी सरकार के प्रयास है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से अभी हमारे भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अभी भी इसमें विषमता, असमानता स्पष्ट रूप से दिखती है। करे कि स्वस्थ शक्ति सुरक्षा। करे कामगार, अगर मान लीजिए कोई कारखाना हो गया, कारखाना हो गया, कोयला का खदान होगा, वहां पे कोई मजदूर जाकर काम कर रहा है, वहां पे कोई लेबर काम कर रहा है, तो इस लेबर को, जो लेबर काम कर रहा है, इस लेबर को वहां पे उसकी जीवन की, गरिमापूर्ण जीवन की सुरक्षा की बात की गई है। आप खदान में काम करा रहे हो, मान लीजिए उसको चोट लग जाए, उसको किसी प्रकार की कोई ऐसी विकट स्थिति आ जाए जो उसके परिवार को कौन देखेगा, वैसी स्थिति में उस कामगारों की जो स्वस्थ शक्ति और बालकों का आर्थिक शोषण हो, मतलब उस कामगारों का जो मतलब स्वास्थ्य की बात की गई है, देखना भाई उनको कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात ये कि बालकों को आप शोषण मत कीजिए। आप ऐसा ना हो कि आप 14 साल के कम उम्र के बालकों को, जो 14 ईयर से भी कम उम्र के एज के हैं, उनको आप कारखानों में काम करा रहे हो, फैक्ट्री में काम करा रहे हो, तो ऐसा ना हो। ठीक है, तो इसके लिए बात की गई है। अगला है बाल विकास, इसको बाद में याद रखिएगा। और 42वां संविधान संशोधन हमारे देश में 1976 में किया गया। इमरजेंसी का दौर चल रहा था, 1976 में किया गया, अमेंडमेंट किया गया। उस टाइम इसको लाया गया कि बालकों को स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण विकास के लिए समान अवसर, मतलब हमारे देश में जो बालक है उनकी गरिमापूर्ण विकास की बात की गई है। ये हिंदी मेन 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 बातें हैं, हमारे समाज का आधार और नीति का मार्गदर्शन। कुल मिलाकर बात ये है, जितना भी मोस्टली इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन कहने का मतलब है जो बाद में हम आगे चलकर डीपीएसपी में आर्टिकल 41 भी पढ़ेंगे, 42 भी पढ़ेंगे, 43 भी पढ़ेंगे। मतलब आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल अगर हम 45 तक देखते हैं, तो इनके बीच में जितने भी आर्टिकल है वो सब किससे जुड़ा हुआ है? इनका जो पिता है, फादर है, आर्टिकल 39 है। क्योंकि 39 में जितनी बातें कही गई है, इसी बातों को और स्पष्ट और क्लियर करने के लिए आर्टिकल 41 से 45 तक लाया गया है, जिसमें रोजगार की बात है, बालकों की सुरक्षा की बात है, सारी बातें कही गई है। मतलब जो इसमें कहा गया है, इसके व्यवहारिक रूप यहाँ दिखता है। इसी बातों को आगे का आर्टिकल में हम समझेंगे। कुछ क्वेश्चन आप इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, जैसे अनुच्छेद 19 के तहत समान वेतन किसके लिए अनिवार्य है? किसके लिए भाई? पुरुष और महिला दोनों के लिए है। सामुदायिक संसाधनों के समान वितरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक हित का सुरक्षा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्लॉज एफ, जो फ क्लॉज कब प्रभावी हुआ? 1977। याद रखिएगा, 1976 में आया था 42वां अमेंडमेंट, लेकिन 1977 में प्रभावी हुआ। देखिए मूल बात यही है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिया, क्वेश्चन ध्यान से इसमें लगा लीजिएगा, देख लीजिए कि बीपीएससी के लिए यह, ओ सॉरी, यह बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीआरई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।